वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब अगले आधे घंटे जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। बनेरी स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिकी। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करने वाले हैं चर्चा की एनएफओज के साथ। म्यूचुअल फंड्स में निवेश की रुचि रखने वालों के लिए सितंबर महीना शानदार रहा है और ऐसे निवेशक एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के जरिए नई स्कीम यानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं और शानदार रिटर्न भी पाने की उम्मीद रख सकते हैं, बशर्त है हमें फॉलो करें, हमारी गाइडेंस को फॉलो करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो एमफी के मुताबिक कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं वो नई स्कीम्स लेकर आई हैं। इन फंड्स में निवेश के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मोटी रकम ही लगानी हो, कम से कम पैसे में आप एनएफओ स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो एनएफओज लॉन्च हुए हैं वो किस तरह के हैं, क्या आपको उनको अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो उसमें जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसी पर हम बारीकी से बात करते हैं। और अर्नव जी ये बताएं हमें कि जो एनएफओज आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मोटे तौर पे किस तरह के एनएफओज हैं और क्या वाकई में जो हमने पिछले दफे आते होते हुए देखा था, जब लोगों का बहुत रुझान रहा है एनएफओज में, वो एक बार फिर से हम दोहराता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो ट्रेंड है जो महामारी के दौरान शुरू हुआ या उसके लगभग खत्म होने के बाद शुरू हुआ, क्या वो चलन और वो दिलचस्पी लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, अगर आप देखें तो एनएफओस का जो ट्रेंड है उसमें एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो ये था कि जुलाई के पहले थोड़े महीनों के लिए एनएफओस बंद थे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को कई सेबी की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना था। तो इसीलिए आगे थोड़े महीनों के लिए एनएफओस बंद थे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को कई सेबी की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना था। तो इसीलिए आपने ये देखा है कि जुलाई में तो सिर्फ 2 ही एनएफओज आए थे, लेकिन अगस्त महीने में 33 एनएफओज लॉन्च हुए। ये बहुत बड़ी संख्या है और आगे जाते हुए भी आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर में ये ट्रेंड जारी रहेगा। तो जो एनएफओज आज की तारीख में हम देख रहे हैं आते हुए, उसमें एक्चुअली एक मिक्सचर है, यानी कि जो एक मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर जो एनएफओज आ रहे हैं वो एक पैसिव सेक्टर से आ रहे हैं, यानी कि ये सब पैसिव फंड्स है। और ये जो पैसिव एनएफओज आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी वैरायटी है क्योंकि वहां पर कई तो सिंपल इंडेक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ईटीएफ्स का जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग, उसमें आपको बड़ा चॉइस मिलेगा। उसके सामने ट्रेडिशनल जिस प्रकार की स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स के पास, उसमें जो नए फंड्स है यानी कि नए फंड हाउसेस है वो भी अपने बुके ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि वो एक अपने पोर्टफोलियो का जो गैप है, जो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, वो लॉन्च कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने ओवरऑल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते हुए देखा है, तो डेट के एनएफओज भी आ रहे हैं और खास करके जो एफएमपीज है जो कई समय के लिए वर्चुअली नजर से दूर हो गए थे, उन्होंने भी एक रीअपियरेंस किया है। तो ये पूरा आपको समझाता है कि किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के आज की तारीख में लोगों के पास चॉइस है एनएफओस में। जी, क्या एनएफओ आया है इसका मतलब ये है कि आपको उसमें पैसे लगाना है? ठीक है, एएमसीज ने जो अब तक नहीं लॉन्च किया था, जो नहीं कर पाए थे, उसके उन्होंने एनएफओ तो लॉन्च कर लिए, लेकिन लोगों को क्या जरूरी है इन स्कीम्स में पैसे लगाना? इसको मिस भी तो किया जा सकता है। कविता, बिल्कुल किया जा सकता है। आई थिंक इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि जो फंड हाउसेज जब एनएफओ लेके आते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ऐसे फंड हैं जो नई एएमसीज हैं। जैसे अर्नव ने भी कहा कि जो नई एएमसीज हैं वो अपनी फंड की बास्केट को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसमें 10 तरह के आप इक्विटी फंड ला सकते हैं, 16 तरह के डेट फंड्स हैं, 6 तरह के हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज आपको अलाउड हैं। तो आई थिंक हमें उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह का एनएफओ बाजार में है और क्या वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो अगर हम देखें कि एएमसीज अपने प्रोडक्ट बास्केट को कंप्लीट कर रही हैं या जो गैप है उनको पूरा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी ऑप्शन आपको मिलेंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स है, वो स्ट्रक्चरली क्लोज एंडेड होना ही पड़ेगा उनको, और उसके लिए जब भी एनएफओ आता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। अगर स्पेशली इस समय पे जब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर गए हैं और हो सकता है आगे जाके और भी ऊपर जाए, तो ऐसे समय में
जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान जैसी ऑप्शन जो है वो एक पर्टिकुलर ईल्ड पे अगर आप पैसा लॉक करना चाहें तो एक अच्छी ऑप्शन है, तो फिर वहां पे आपको डेफिनेटली एनएफओ को कंसीडर करना होगा। तीसरा ये है कि अगर आप पैसिव फंड्स को देखें तो उसमें काफी सारी वैरायटी है। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो पैसिव फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चुके हैं या करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट निफ्टी 50 या फिर BSE 30 सेंसेक्स के अलावा अगर दूसरे इंडेक्सेस आपके पोर्टफोलियो में हो तो वो ऑप्शन है। और वहां पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जिस्टिंग फंड में जाएं या फिर किसी एनएफओ में जाएं। हाँ, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एरर, बट अदरवाइज क्योंकि अंडरलाइन जो है वो इंडेक्स है और जो स्टॉक्स वही सेम है, वही वेटेज आपको रखनी है, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आप एनएफओ में जा रहे हैं या फिर अगर कोई थीमेटिक फंड आता है और आपको लगता है कि उसके द्वारा आप उन सेक्टर्स में एक्सपोजर ले सकते हैं जो शायद आपके पोर्टफोलियो में अंडर एक्सपोजर हो, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका रिस्क प्रोफाइल वो सूट करता हो, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, जो ये जान सके कि मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह के सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो एक्सपोजर है वो कम है थोड़ा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। बट ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो भी एनएफओ दिखे उसमें आप इन्वेस्ट करें। देख लीजिए किस तरह का एनएफओ है, सूटेबिलिटी क्या है और किस तरह का, जैसे मैंने कहा अगर एफएफपी वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो आपको एनएफओ में करना ही होगा। अच्छा, ये जो एनएफओज आ रहे हैं अर्नब जी, यहाँ पर पैसिव फंड्स के एनएफओज में भी बहुत ज़्यादा रुचि आती हुई दिखाई दे रही है एएमसीज की तरफ से भी और निवेशकों की तरफ से भी। कहीं ना कहीं लोगों को पैसिव फंड्स पसंद आ रहे हैं और उसी को लेके एनएफओज भी पसंद आ रहे हैं, क्या ऐसा वाकई है? जी, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन उसको आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा। एक तरफ आप देखिए कि जो एमफी का डेटा है उसमें ये दिखा रहा है कि ऑन अ मंथली बेसिस, फॉर एग्जांपल अगस्त में जो पैसिव फंड्स हैं उन्होंने नेट इनफ्लोज ऑफ 15,000 करोड़ इकट्ठा किए थे। इसके सामने जब आप नॉर्मल एक्टिव इक्विटी फंड्स देखें तो उनका नेट इनफ्लो 6,000 करोड़ था। तो आपने जो बात कही कि जो इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है वो पैसिव फंड्स में जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ी रकम जो है पैसिव फंड में जा रही है और एग्जिस्टिंग फंड्स, वो इसलिए जा रही है क्योंकि ईपीएफओ का बहुत बड़ी संख्या में एक लार्ज चंक इन फंड्स में जा रहा है और वो रेगुलरली हर महीने आ रहा है, इसीलिए आप ये फिगर देख रहे हैं। अब आते हैं एनएफओ की तरफ। एनएफओ जब इतने सारे लॉन्च होते हैं, लेकिन अगर आप इनका एवरेज कलेक्शन देखें तो ये बहुत बड़ा नहीं है। तो इससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि एनएफओज म्यूचुअल फंड्स बहुत लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है नए फंड्स की, वो इतनी बड़ी नहीं है। इनिशियली धीरे धीरे करके जैसे जैसे और निवेशक आते हैं तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो एनएफओस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है पैसिव फंड्स में, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, तो ये ध्यान में रखना भी जरूरी है। चलिए, ये तो एनएफओस की बात हुई है जहां पर लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जो ताज़ा एमफी के आंकड़े आए हैं उस पर भी थोड़ा सा हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि निवेश का जो ट्रेंड है वो किस ओर जा रहा है। तो एमफी के डेटा के मुताबिक अगस्त महीने में एसआईपी अकाउंट्स की संख्या अब तक उच्चतम स्तर पर लगभग 5.71 करोड़ पर है और एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश जो है वो 12,600 करोड़ के ऊपर ही बना हुआ है। एसआईपी एयूएम ऑल टाइम हाई पर है और इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में लगभग 21.13 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स भी रजिस्टर हुए हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 17 महीने से नेट इनफ्लो पॉजिटिव रहा है, लेकिन बीते 4 महीने में इनफ्लो घटता रहा है और ऐसे में डेट फंड्स के भी जो आंकड़े हैं इनफ्लो के लिहाज से वो ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेमंत जी, क्या ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी ऐसी एक हाईलाइट है जो कि आप एमफी के ताजा आंकड़ों या पूरे डेटा में से निकाल पा रहे हैं? वैसे इक्विटी फंड्स के अगर इनफ्लो की बात करें तो ये 10 महीने के लो पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बताएं, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान अब डगमगा रहा है? कविता, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम ओवरऑल अगर हम लमसम की बात करें तो शायद डेफिनेटली जो फिगर्स हैं वो थोड़ी कम होती जा रही हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अगर हम एसआईपी के नंबर्स को देखें तो वो हर महीने तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं और जो कलेक्शन है पिछले महीने जैसे थी वो 12,694 करोड़, वो अगेन ऑल टाइम हाई है। 21 लाख न्यू एसआईपी अकाउंट्स खुले हैं
और जो ओवरऑल एयूएम है जो एसआईपी के द्वारा वो 6.4 लाख करोड़ है। तो आई थिंक दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। शायद वो जो निवेशक जो लमसम इन्वेस्ट करते हैं, शायद क्योंकि जिस तरह से हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी और सडनली जो फियर लग रहा था कि वो इंटरेस्ट रेट का फियर, इन्फ्लेशन का फियर, ग्लोबल मार्केट्स का फियर, तो कहीं ना कहीं जो लमसम वाले इन्वेस्टर थे शायद क्योंकि वो थोड़े डरे हुए थे या उनको थोड़ी घबराहट थी कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी, तो शायद वो हमें इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। बट जितने भी इन्वेस्टर, जितने पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जिन्होंने एक डिसिप्लिन तरीके को, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया है, आई थिंक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास बिल्कुल बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो सारे नंबर्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं। फैक्ट के आपके एसआईपी नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं, और तो उससे पता चलता है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स का फेथ इक्विटी में पूरा बना हुआ है और वो उन्हें लगता है कि जो डिसिप्लिन तरीका है वो बिल्कुल सही तरीका है मार्केट को, स्पेशली अगर वॉलेटिलिटी को आपको टैकल करना है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम काफी सालों से बात कर रहे थे, जिसका इंतजार था कि एक समय पे जो रुझान होना चाहिए इन्वेस्टर्स का इक्विटी तरफ, वो हमें दिख रहा है। हाँ, लमसम का पैसा डेफिनेटली थोड़ा कम है, बट मुझे लगता है आगे जाके अगर मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी तो आप देखेंगे कि वो नंबर्स डेफिनेटली सुधरेंगे। इन टर्म्स ऑफ इवन फोलियोज में आपको बता दूं कि अगर हम डेट की बात करें तो आई थिंक ऑलमोस्ट 14 या 15 महीने के बाद पहली बार आप देखेंगे कि जो इनफ्लोज, जो नंबर ऑफ फोलियोज हैं फर्स्ट टाइम वो पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा सिर्फ डेट में आ रहा है और इक्विटी में नहीं आ रहा है। एक डेट के अपने कंसर्न थे, ऑब्वियसली वो भी दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लगता है ब्रॉडली एक्सेप्टेबिलिटी फॉर मार्केट लिंक प्रोडक्ट और इक्विटी एज एन एसेट क्लास डेफिनेटली मुझे लगता है वो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में और उनके जो पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। प्रणव जी, हर महीने डेटा आता है एम्फी का और हर महीने आप और हम मिलकर चर्चा करते हैं जो डेटा आया है इसमें से क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है। जो निवेशक पैसे डालते हैं उनके लिए ये डेटा को समझना क्यों जरूरी है? देखिए, उनके लिए डेटा समझना इसलिए जरूरी है ताकि ये भी दर्शाता है कि एज अ होल इतने सारे लाखों निवेशक है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वो तो खड़ा हुआ है आज की तारीख में इक्विटी फंड्स के पीछे। दूसरी बात यह है कि कई बार डेटा को समझना जरूरी। फॉर एग्जांपल देखिए, इस महीने जो डेट फंड्स का इनफ्लो है वो नियरली 49,000 करोड़ है। अब ये अगर हम सब कैटेगरीज को देखें तो वर्चुअली 100% यानी कि 50,000 करोड़ का नेट इनफ्लो सिर्फ एक ही कैटेगरी में है, वो है लिक्विड फंड्स। और ये लिक्विड फंड्स का इनफ्लो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम ये सीजनल ट्रेंड देखते हैं कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो लिक्विड फंड्स में सितंबर के पहले, एडवांस टैक्स के पहले पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं और फिर आप देखेंगे कि सितंबर में लिक्विड फंड्स का आउटफ्लो होता है। दूसरी बात यह है कि लिक्विड फंड्स में जो रिटर्न है वो आज की तारीख में एनुअलाइज बेसिस पे 5% के ऊपर चला गया, जो पहले पिछले 1-1.5 साल में 3% तक पहुंच गया था। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे जो लिक्विड अमाउंट है वो लिक्विड फंड्स की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं कि ईटीएफ्स में कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है, पैसिव फंड्स को बढ़ावा मिल रहा है, हाइब्रिड फंड्स की स्थिति क्या है, ये सब समझ के निवेशक को भी एक आइडिया आता है कि ओवरऑल जो बड़ी मात्रा में निवेशक है वो एज अ होल क्या किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, और इससे उनको थोड़ा और समझ आता है। तो ये इसीलिए सिर्फ ये जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे साथ क्या मिथुन कुमार साहब फोन लाइन पर हैं? चलिए, तो जब तक ये जुड़े तब तक इनका सवाल हम ले सकते हैं। हेमंत जी, आपके लिए इनका सवाल होगा। और इन्होंने एसबीआई फोकस इक्विटी, कोटक के मैन्युफैक्चर इन इंडिया और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे लगाए हुए हैं। 2040 तक 70 लाख रुपए इनको इकट्ठा करने हैं और हर महीने लगभग कुछ 7,700 का इनका निवेश है इन 3 फंड्स में। बताएं फंड्स कैसे हैं? कविता, सबसे पहले अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इनका टारगेट जो है वो 70 लाख है, करीब 18 ईयर्स हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 7,700 है। अगर हम ये मान के चलें कि उनका पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी फंड्स में है और ऑफकोर्स अगर एनुअलाइज रिटर्न हम 12% मान के चलें तो करीब उनको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो इस समय पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वहां पे करीब 2,300 का गैप है। तो मैं चाहूंगा कि ये जितना जल्दी हो सके 2,500 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि उनके पैसे को समय मिले कि वो कंपाउंडिंग से अपने टारगेट तक पहुंच पाए।
जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, ब्रॉडली 3 फंड्स हैं इनके पास एक थीमेटिक फंड है, जैसे कहा कोटक का जो मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया फंड जो है। मेरा ये हमेशा मानना है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो ये थीमेटिक सेक्टर इनसे अगर आप दूर हैं तो अच्छा, क्योंकि एक तो वो उनकी परफॉर्मेंस इरेटिक है, ऐसे लंबे पीरियड आ सकते हैं जब वो शायद परफॉर्मेंस ना दे, और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए अलग तरह से आपको एबिलिटी की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि उसकी जगह पे अगर ये कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप फंड है और शायद उनके पोर्टफोलियो में उसका गैप भी है, अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है वो बिल्कुल उनके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग के लिए बिल्कुल ठीक होगा। और जैसे मैंने कहा कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को करीब 2500 से बढ़ाना होगा। तो ये बेसिकली एक चेंज करना है उनको और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। मिथुन कुमार शायद फोन लाइन पर है मेरे साथ। आपको सलाह वैसे दे दी गई है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी से? जी मैम, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पास जो SBI का फोकस इक्विटी फंड है उसको मैं रेगुलर रखूं या फिर उसको स्टॉप करके कोई और SIP ले लूं? स्पेसिफिकली इसी फंड में आपको SIP बंद करनी है? मैम, स्पेसिफिकली इसी फंड में आपने SIP बंद करनी है? बंद करनी नहीं है, मैं सजेशन जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। SBI फोकस इक्विटी का मैं रेगुलर रखूं या फिर उसको स्टॉप करके कोई और SIP का ये चूज करूं? हेमंत जी? नहीं मिथुन जी, मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप उस फंड में बने रहें, उसमें आप SIP करते रहे। देखिए, हर फंड के साथ कभी कभी ऐसा मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको लगता है कभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया, बट ये क्वालिटी फंड है, इसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप उसमें बने रहें। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको करीब 2500 से अपनी SIP बढ़ानी है, और वहां पे अगर आप चाहें तो जैसे निपॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो कुल मिला के आपके पास 4 फंड रहेंगे। बट SBI फोकस डेफिनेटली मुझे लगता है उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा पोर्टफोलियो, आप उसमें बने रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की ओर हम रुक करते हैं। रवि आहूजा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। एक मेरा पोर्टफोलियो है और एक मेरे मिसेज का है। पहले मैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा हूँ। मेरा बस क्वेश्चन ये है कि जो फंड सिलेक्शन है ये क्या सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एक DSP का फंड है वो परफॉर्म अभी उतना नहीं कर रहा है, तो क्या इसको चेंज करना चाहिए कि इसमें बने रहना चाहिए? आपने हमें जो सवाल भेजा है उसमें 3 फंड्स के लिए पूछा है, SBI स्मॉल कैप, DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटी और UTI फ्लेक्सी कैप, है ना? हाँ, यही डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है। और रिटायरमेंट का लक्ष्य है इस पोर्टफोलियो से 2040 तक, जी है ना? ठीक मैम। ठीक है। अर्नब जी? तो ये फंड सिलेक्शन ठीक है काफी? बिल्कुल, बताते हैं आपको। अर्नब जी? हाँ, अगर उनको ये रिटायरमेंट का लक्ष्य हासिल करना है तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 पर मंथ का निवेश करना होगा। तो आज की तारीख में अगर हम देखें कि ये 3 फंड में अमाउंट कितने जा रहे हैं तो काफी कम है, तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर इनको 12,000 तक लाना होगा। अब फंड्स के सिलेक्शन में मुझे आज की तारीख में कोई तकलीफ नहीं लग रही है। फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड इतने 3 फंड्स ठीक है, और अभी कोई जोड़ने की बात की जरूरत नहीं है। दूसरी बात की जो DSP का फंड है वो भी उसे आज की तारीख में बनाए रख सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक फंड में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो एक छोटे समय में आपको लगता है कि अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो स्थिति बहुत जल्दी बदल भी सकती है। तो आप एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स दीजिए कोई फंड को। अगर वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर आप उससे निकल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी। चिन्ना कसैया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। यस, जी हाँ। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ मैम। पूछिए सर आपका सवाल। मैं सवाल भेजा था जी। आपका सवाल अगर आपको याद नहीं है तो हमारे पास आपके फंड्स हैं, वैसे पोर्टफोलियो भी आपका है हेमंत जी। 11 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, है ना? और 16,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी फंड में से अभी निकले तो नहीं, है ना? नहीं मैम। कब से निवेश कर रहे हैं इसमें? करीब 6 to 7 ईयर। पहले कम था अमाउंट, फिर बाद में इंक्रीज किया था मैंने। चलिए, पर ईयर 10%, 15%। चलिए समझ गए। हेमंत जी बताएं। कविता, देखिए 16,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट है SIP की, और 11 फंड है, तो जाहिर सी बात है कि फंड मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली इसमें स्कोप है कि वो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, क्योंकि उससे एक तो क्या होगा, परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरेगी और आई थिंक मॉनिटरिंग करना भी थोड़ा इजी होगा। इनके पोर्टफोलियो में 4 ELSS फंड्स हैं,
मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 4 ELSS रखें। और इनफैक्ट अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखूं तो शायद वो मैं नहीं कहूंगा कि वो एकदम टॉप क्वार्टाइल के फंड्स हैं। तो अगर इनको सही मायने में अगर देखना है कि कौन से ऐसे ELSS फंड हैं जो उनको अच्छी या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसमें एक IDFC टैक्स एडवांटेज फंड है और कैनरा रोबेको टैक्स सेवर। तो क्योंकि एग्जिस्टिंग फंड में 3 साल का इनके पास लॉक इन है, तो ऑब्वियसली वहां से निकल नहीं सकते। लेकिन मैं चाहूंगा कि कंसोलिडेट करके दो मैक्सिमम 2 ELSS में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके पास एक गोल्ड सेविंग फंड है, एक सिल्वर का ETF फंड है। अगेन आई थिंक पोर्टफोलियो में हमेशा जगह रहती है इन एसेट क्लासेस की, लेकिन हमें समझना है कि एज एन इन्वेस्टर मेरा गोल क्या है। हमारा गोल है एक वेल्थ बिल्ड करने का एक सर्टेन टाइम होराइजन के बीच में, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको हर एसेट क्लास उसमें हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और इनके अलावा इनके पास एक ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आप एक ऐसे निवेशक है जो मॉनिटरिंग शायद उतनी तरीके से ना कर पाए, और सेक्टर फंड में क्योंकि अगेन पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है लेकिन इरेटिक परफॉर्मेंस होती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करें। इसकी जगह में जैसे PGM का फ्लेक्सी कैप फंड है, या फिर ICICI का हम देखें लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के फंड रखिए। फंड को थोड़ा कम कीजिए। मुझे लगता है मैक्सिमम 4 या 5 फंड रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो सही रहेगा। चलिए, सवाल और भी ले रहे हैं दर्शकों के, लेकिन आइए उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्णव जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज के लिए? कोई भी निवेशक हो, आपको रोज अपना पोर्टफोलियो देखना नहीं है, रोज उसे मेजर करना नहीं है, रोज ये चिंता करनी नहीं है कि आज इतना बड़ा इतना कम हो गया। क्योंकि आप जब एक अच्छे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निवेश कर रहे हो तो ये सब काम करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसीलिए जब आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, और एक लंबे समय के बाद ही उसे में बदलाव के बारे में सोचिए, क्योंकि रोज कुछ करने से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना जरूरी। हेमंत जी। कविता, मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कभी भी उन दोनों जो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपेल्ड होंगे कि आप अब्रप्ट कोई डिसीजन लें। शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है उनका पर्पस होता है सेफ्टी ऑफ कैपिटल, रिटर्न्स कंसिस्टेंट होंगे। लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको इन्फ्लेशन से आगे रखे, यानी रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव दे। तो दोनों को कभी कंपेयर मत कीजिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ट्रैक पे रहेगा, और आपके जो भी गोल्स हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आप दोनों को अचीव कर पाएंगे। चलिए, रुक करते हैं अगले दर्शक की ओर, और महेंद्र दोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। अपना जो एसआईपी का जो पोर्टफोलियो आपको भेजा था जी, तो आपके टीवी की आवाज आप बंद कर देंगे और मुझसे प्लीज फोन पर बात करेंगे सर। हाँ, ठीक है जी पूछिए। जी पूछिए सवाल। मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में नेटवर्क की वजह से। हालांकि आपका सवाल हमारे पास है और हमारे एक्सपर्ट के पास भी आपका सवाल है जो आपको सलाह देंगे। अर्णव जी बताएं। हम इनके पोर्टफोलियो में देखें तो काफी सारे फंड्स हैं, तो एक्चुअली इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको इतने सारे फंड्स इतनी छोटी रकम के लिए रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हर एक फंड में नहीं जाऊंगा कि कौन सा रखना चाहिए कौन सा नहीं, मैं रिवर्स करूंगा कि कौन से फंड उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो उसमें से ABSL का फ्लेक्सी कैप, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप, ये 3 एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से फंड्स रखे। और इसके अलावा कैनरा रोबेको का इमर्जिंग एक्विटीज और कोटक का इमर्जिंग एक्विटीज ये जोड़ सकते। तो ये करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस आएगा, और इतने सारे फंड्स की जो अमाउंट स्प्रेड आउट हो रही है और जिससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है उससे भी ये बच पाए।
चलिए, आखिरी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे गजानन है। नमस्कार गजानन जी, बताएं आपका सवाल। मैडम मेरा सर एक ये सवाल है मेरा, एक तुमको ये भेजा था एक्सिस मिड कैप में 1,000 रुपए और पारिक हम जी कैप में ये 1,000 रुपए और कैनरा जो स्मॉल कैप है उसमें 1,000 रुपए मंथली ये जैसा पिका करता मैं। ऑलराइट, सवाल समझ में आ गया है। हेमंत जी, देखिए निवेदा, इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। इनके पास जो समय है वो करीब 20 साल का है। तो इनको जैसे मैंने पहले कहा था कि इतने लंबे समय जब आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, तो आप 12% का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो आपको 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अभी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 की है, तो जाहिर सी बात है काफी बड़ा गैप है। इनके पास समय है फॉर्चुनेटली, तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को कोशिश करें बढ़ाने की, जितना भी उनके पास कैपेसिटी हो। नहीं तो फिर आगे जाके थोड़ा सा उनको अपना जो गोल है उसको थोड़ा रिविजिट करना होगा। तीनों फंड्स मैं कहूंगा इनके पोर्टफोलियो में अच्छे हैं, तीनों में बने रह सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि शायद पोर्टफोलियो थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है, 33% इन्वेस्टमेंट वहां पे है, 33% जो है वो मिड कैप में है। तो थोड़ा एग्रेसिव है, बट क्वालिटी पोर्टफोलियो है। आई थिंक पोर्टफोलियो में आप बने रहिए और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें इन्हीं 3 फंड्स में करें। जैसा मैंने कहा एक गैप है 7,000 का, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज आप दोनों शो पर आए दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद अर्नब जी, हेमंत जी। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर जो आपको हम तक पहुँचाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल पहुँचाइए और हम करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।